स्टूडेंट्स, आज हमारा कक्षा 12 में नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है और अध्याय का नाम है पृष्ठीय रसायन। ये अध्याय 5 है। पृष्ठीय रसायन। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय रसायन, इसका अर्थ क्या है। पृष्ठीय रसायन, देखिए, पृष्ठीय रसायन का अर्थ होता है पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन। पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन, इस अध्ययन को हम नाम देते हैं बेटा पृष्ठीय रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम नाम दे सकते हैं पृष्ठीय रसायन। अब बेटा देखिए, पृष्ठ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहली घटना होती है अधिशोषण, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण और तीसरा है कोलाइड। ये 4 प्रकार की घटनाएं हैं जो पृष्ठ के ऊपर संपन्न होती है। तो 3 प्रकार की घटनाएं जो पृष्ठ के ऊपर संपन्न होती है। तो पृष्ठीय रसायन क्या रहा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम नाम देते हैं पृष्ठीय रसायन। अब पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत हमें 3 प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करना है: अधिशोषण, विषमांगी उत्प्रेरण और कोलाइड। ये 3 घटनाएं हैं जिनका अध्ययन हम इस अध्याय के अंदर करना है। पूरा अध्याय इन 3 टॉपिक के ऊपर चलता है। अब देखिए, सबसे पहला आता है यहां पर अधिशोषण। अधिशोषण बेटा, अधिशोषण को अपन यूं समझें, जैसे अपन सुबह स्कूल पहुंचते हैं, आपको स्कूल के ऊपर जो आपके सीट वगैरह होते हैं उसके ऊपर डस्ट जमा हुआ दिखाई देता है, धूल मिट्टी आपको जो है उसके ऊपर जमी हुई दिखाई देती है। आप उसको फूंक मार करके उड़ाने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत डस्ट उड़ेगा, थोड़ी बहुत धूल उड़ेगी, लेकिन अधिकांश कण जो होते हैं वो सतह पर चिपके हुए रह जाते हैं जब तक कि उनको आप जो है किसी चीज से, कपड़े वगैरह से अच्छी तरह घिस करके साफ ना करें। तो धूल कणों का पृष्ठ के ऊपर क्या हुआ है? अधिशोषण हुआ है। तो जब कोई पदार्थ का पृष्ठ, किसी ठोस या द्रव पदार्थ का पृष्ठ, किसी ठोस या द्रव पदार्थ का पृष्ठ जो है वो बाहरी कणों को, ठोस कणों को, द्रव कणों को या गैस कणों को अपनी सतह पर आकर्षित करे, किसी ठोस या द्रव पदार्थ का पृष्ठ जब बाहरी कणों जैसे ठोस, द्रव या गैस कणों को अपने सतह के ऊपर खींचे, अपनी ओर खींचे, जिससे सतह पर उनकी सांद्रता में वृद्धि हो। जब कोई पृष्ठ जो है ठोस, द्रव या गैस कणों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से उन कणों की सांद्रता पृष्ठ के ऊपर बढ़ जाती है, तो यह घटना जो है इसको हम नाम देते हैं अधिशोषण। अधिशोषण के अंतर्गत बेटा 2 चीजें होती हैं। 2 प्रकार की पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ तो कहलाता है अधिशोषक और एक पदार्थ होता है अधिशोष्य। अधिशोषण की घटना में पदार्थ 2 तरह के हैं, एक तो अधिशोषक पदार्थ, एक अधिशोष्य पदार्थ। अधिशोषक का अर्थ होता है वह पृष्ठ
वह पृष्ठ जो कणों को अपनी ओर आकर्षित करे। वह पृष्ठ जो कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस पृष्ठ को आप नाम देते हैं बेटा अधिशोषक। और अधिशोषक के रूप में सामान्यतः ठोस या द्रव दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जबकि जिन कणों को सतह के द्वारा अपनी ओर खींचा जाता है, जिन कणों को सतह के द्वारा अपनी ओर खींचा जाता है, उन कणों को नाम दिया जाता है अधिशोष्य। और अधिशोष्य पदार्थ आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो अधिशोषण की घटना के अंतर्गत दो प्रकार के पदार्थों की अनिवार्यता होती है। एक तो होता है अधिशोषक पदार्थ और दूसरा होता है अधिशोष्य पदार्थ। अधिशोषक मतलब वह पदार्थ जो अपने पृष्ठ पर अन्य कणों को आकर्षित करता है, वह कहलाता है अधिशोषक। और जिन पदार्थ को अपनी पृष्ठ पर आकर्षित किया जाता है, उन पदार्थों को नाम दिया जाता है अधिशोष्य। तो इस तरह से अधिशोषक और अधिशोष्य दो प्रकार के पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार एक आता है बेटा अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ का अर्थ होता है कि अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर अधिशोष्य संकेंद्रित होता है, इकट्ठा होता है। अब देखिए पृष्ठ तो चारों तरफ है, लेकिन जिस स्थान पर कण ज्यादा मात्रा में एकत्र हो पाते हैं, जिस स्थान पर कण जो है ज्यादा मात्रा में एकत्र हो पाते हैं, वह जो है उसको नाम दिया जाता है अंतरापृष्ठ। अधिशोषक पदार्थ के जिस भाग पर कणों की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, उसे कहा जाता है अंतरापृष्ठ। इसी प्रकार बेटा एक होता है सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र का अर्थ होता है अंतरापृष्ठ पर उपस्थित वह स्थान जिस पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक पाई जाती है। अंतरापृष्ठ पर उपस्थित वह स्थान जिस पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक पाई जाती है, उसे हम नाम देते हैं सक्रिय केंद्र। अधिशोषक पदार्थ से संबंधित दो अन्य इसमें जो है परिभाषाएं आती हैं। एक तो आता है अंतरापृष्ठ। एक तो है अंतरापृष्ठ और एक है सक्रिय केंद्र। अब बेटा अंतरापृष्ठ का अर्थ क्या है? अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर अधिक सांद्रता एकत्र हो, जिस पर अधिशोष्य की सांद्रता अन्य भागों की तुलना में ज्यादा हो। जैसे आप बात करें बेंच की बात करें, तो बेंच के ऊपर जब धूल जमा होगी तो ऊपर के हिस्से पर ज्यादा धूल जमा होगी बजाय साइडों के और नीचे के। तो ऊपर का जो भाग होगा उसको हम क्या मानेंगे? अंतरापृष्ठ मानेंगे। पृष्ठ का, अधिशोषक के पृष्ठ का वह भाग जिस पर सांद्रता की अधिकता पाई जाती है, अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर सांद्रता अधिक होती है, उसको हम कह सकते हैं अंतरापृष्ठ। और दूसरा आता है बेटा सक्रिय केंद्र। ये भी अधिशोषक से ही संबंधित है। ये दोनों बातें आपके अधिशोषक से संबंधित हैं। सक्रिय केंद्र क्या होता है? अधिशोषक के अंतरापृष्ठ पर वह स्थान, अधिशोषक के अंतरापृष्ठ पर उपस्थित वह स्थान जिस पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या ज्यादा। मुक्त संयोजकता क्या होती है? मुक्त संयोजकता जैसे मान लो कोई धातु का टुकड़ा है, ऐसे एक उदाहरण समझे अपन, निकेल धातु का एक क्रिस्टल है, ये परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए, ये इसमें मुक्त संयोजकताएं कहलाएंगी। यानी जो बंध बनाने के लिए तत्पर हैं, बंध निर्माण के लिए उत्सुक हैं, उन्हें हम नाम देंगे मुक्त संयोजकता। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से इसका कोई ना कोई बंध बने, तो जो बंध बनाने के लिए तत्पर होते हैं उसको हम कह सकते हैं मुक्त संयोजकताएं। तो अंतरापृष्ठ का वह स्थान जिस पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या
अधिक पाई जाती है उसे आप कह सकते हैं सक्रिय केंद्र। तो इस तरह से अधिशोषण मतलब जब भी कोई पृष्ठ अन्य पदार्थ के कणों को अपने ऊपर आकर्षित करती है जिसके कारण से पृष्ठ के ऊपर सांद्रता में वृद्धि होती है, उस घटना को नाम दिया जाता है अधिशोषण। अब बेटा बात ये आती है कि अधिशोषण की घटना होती क्यों है, कोई पृष्ठ कणों को अपनी ओर खींचती क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है कि पृष्ठ को कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए एक पदार्थ है, कोई ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है। ये कण अंदर की ओर, सतह पर नहीं है, ये कण सतह के अंदर की ओर, सतह के नीचे की ओर। तो इस कण पर चारों तरफ से लगने वाला जो बल होगा इस पर चारों ओर से लगने वाला जो बल होगा, यह बल पूर्ण रूप से संतुलित होगा और पूर्ण रूप से संतुलित होने के कारण से परिणामी बल का मान होगा 0। इस पर चारों ओर से लगने वाला जो बल है वो संतुलित रहेगा। भाई समान प्रकार के कण होंगे तो जब समान प्रकार के कण होंगे तो समान आकर्षण रहेगा और समान आकर्षण के कारण से जो परिणामी बल होता है वो संतुलित हो जाता है। लेकिन बेटा हम एक कल्पना करें कि यहाँ एक कण जो पृष्ठ के ऊपर स्थित है, जो कण पृष्ठ के ऊपर स्थित होते हैं, इनमें पृष्ठ पर दाईं ओर बाईं ओर जो बल लगते हैं वो तो बैलेंस हो जाएंगे। जो बल दाएं बाईं ओर लगेंगे, पृष्ठ पर लगेंगे, वो बल तो संतुलित हो जाएंगे। लेकिन जो बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इस नीचे की ओर कार्य करने वाले बल को संतुलित करने वाला कोई दूसरा बल मौजूद नहीं होता। यानी इस अवस्था में परिणामी बल की जो दिशा होगी, परिणामी बल की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर, पृष्ठ के अंदर की ओर रहेगी। अगर कोई कण पृष्ठ के अंदर की ओर स्थित है तो परिणामी बल का मान रहेगा 0। लेकिन अगर कोई कण पृष्ठ पर स्थित है तो पृष्ठ पर लगने वाले जो बल होंगे वो तो संतुलित हो जाएंगे दाईं और बाईं ओर से। लेकिन जो बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, पृष्ठ के अंदर की ओर कार्य कर रहा है, वह बल जो है संतुलित नहीं हो पाएगा। इसके कारण से पृष्ठ के कणों में सतह के नीचे की ओर खिंचाव की प्रवृत्ति होती है। पृष्ठ के कणों में पृष्ठ से नीचे की ओर खिंचाव की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण से पृष्ठीय ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। तो जब भी किसी तंत्र की ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जब भी किसी तंत्र की ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो तंत्र क्या चाहता है कि वो ऊर्जा को संतुलित करे, ऊर्जा को कम से कम करे। तो इस बढ़ी हुई ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये कण क्या करते हैं, सतह के आसपास जो कुछ भी उपलब्ध होता है, धूल कण होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं, गैसें होती हैं, उन कणों को अपने निकट खींचने लग जाते हैं। और जब इन कणों को अपने निकट खींचा जाएगा तो नीचे की ओर लगने वाला बल काफी हद तक संतुलित हो जाता है। और जब नीचे की ओर लगने वाला बल संतुलित हो जाता है तो इसके कारण से पृष्ठ की ऊर्जा के मान में वापस कमी आती है, यानी तंत्र के स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो इस तरह से पृष्ठ के ऊपर कणों का एकत्रीकरण संभव हो पाता है। दोबारा से हम देखें, जो कण अंदर की ओर है, अंदर की ओर कार्य करने वाले सभी बल लगभग समान रहेंगे, परिणामी बल का मान 0 हो गया। लेकिन जो कण पृष्ठ के ऊपर होगा तो पृष्ठ के चारों तरफ के जो बल है वो तो बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जो बल कण को नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर कण को आकर्षित कर रहा है, वह बल जो है संतुलित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से पृष्ठीय कणों में नीचे की ओर खिंचाव पाया जाता है और इस खिंचाव के कारण से पृष्ठ की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अतः
पृष्ठ अपनी ऊर्जा को न्यूनतम बनाने के लिए, कम करने के लिए आसपास के वातावरण से धूल कणों को, गैस कणों को, जलवाष्प के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण से पृष्ठ के ऊपर कणों की सांद्रता का मान बढ़ जाता है और इस प्रकार से अधिशोषण की घटना जो है वो संपन्न हो पाती है। अब बेटा इसके बाद में आते हैं अधिशोषण के प्रकार, सांद्रता के आधार पर अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, देखिए पृष्ठ पर सांद्रता के आधार पर हम अधिशोषण को दो वर्गों में बांटते हैं। ये वर्गीकरण किस आधार पर है? पृष्ठ पर सांद्रता के आधार पर। एक तो कहलाता है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा कहलाता है ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण, इसे बेटा हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक अधिशोषक पदार्थ है, तो अगर अधिशोषक पदार्थ के द्वारा अधिकांश कणों को सतह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, और कुछ कण अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, स्थूल में कुछ कण चले जाते हैं, यानी पृष्ठ पर सांद्रता का मान स्थूल यानी अंदर की ओर, अगर पृष्ठ पर सांद्रता का मान स्थूल की तुलना में उच्च है तो हम इस अधिशोषण को कहेंगे धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण का अर्थ क्या है? यदि पृष्ठ पर कणों की सांद्रता स्थूल भाग की तुलना में, स्थूल भाग मतलब अंदर का भाग, पृष्ठ के नीचे का भाग, स्थूल भाग की तुलना में पृष्ठ पर सांद्रता ज्यादा है तो अधिशोषण कहलाता है धनात्मक अधिशोषण। और अगर इसका विपरीत है, यानी अंदरूनी भागों में सांद्रता, स्थूल भाग में सांद्रता उच्च है, स्थूल में सांद्रता है उच्च और पृष्ठ पर सांद्रता है कम, तो इस अवस्था में अधिशोषण जो है इसे ऋणात्मक अधिशोषण कहा जाता है। अगर पृष्ठ पर सांद्रता उच्च है तो अधिशोषण धनात्मक है, और अगर स्थूल भाग में सांद्रता पृष्ठ की तुलना में उच्च है तो ये जो अधिशोषण होता है, इस अधिशोषण को कहा जाएगा ऋणात्मक अधिशोषण। अब बेटा इसके बाद में आते हैं अधिशोषण के उदाहरण। देखो बेटा अधिशोषण को हम कई प्रकार से समझा सकते हैं, कई प्रकार के उदाहरणों के द्वारा इसको व्यक्त किया जा सकता है। बेटा जैसे मान लीजिए हम एक गैस जार लें, आपने कोई गैस जार लिया और उस गैस जार में आपने किसी भी गैस को भर लिया। अब गैस भर करके हम उसका दाब नाप लें, गैस के दाब को अगर हम नाप लेते हैं और गैस का दाब नापने के बाद हम उसके अंदर चारकोल को मिलाते हैं। गैस का दाब नापने के बाद मिलाया जा रहा है चारकोल। चारकोल जो है एक अच्छा अधिशोषक पदार्थ होता है, तो अगर चारकोल को डाला जाए
और चारकोल को डाल करके कुछ समय के बाद दोबारा से दाब निकाला जाए तो दाब के मान में पहले की तुलना में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। अब दाब के मान में कमी क्यों हो जाती है भाई? दाब के मान में कमी का कारण होता है चारकोल के द्वारा गैसीय अणुओं का अधिशोषण। चारकोल क्या करता है? गैसीय अणुओं को अधिशोषित कर लेता है, और जब गैसीय अणुओं को अधिशोषित कर लिया जाएगा तो उस परिस्थिति में गैस के दाब के मान में कमी हो जाएगी। तो एक उदाहरण तो ये होगा। दूसरा बेटा हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, अपन किसी रंजक का विलयन बनाए। रंजक मतलब होता है रंगने वाले पदार्थ। आपने एक रंजक पदार्थ का विलयन बनाया और रंजक पदार्थ के विलयन में आपने मिलाया जांतव चारकोल। बेटा जांतव चारकोल जो है ये हड्डियों से बना कोयला, इसको अपन कह सकते हैं हड्डियों से बना कोयला या हड्डियों से बना चारकोल। जानवरों की हड्डियां जो होती हैं उनसे निर्मित चारकोल को जांतव चारकोल कहा जाता है। जब जानवरों की हड्डियों को जो है अधिक ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की बहुत कम मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उनमें से बहुत सारे पदार्थ गैस बन करके निकल जाते हैं, और जो बचा हुआ जो अवशेष होता है उस अवशेष को हम कह सकते हैं जांतव चारकोल। जानवरों की हड्डियों को अधिक ताप पर गर्म किया जाए वायु की कम मात्रा में, तो बहुत से पदार्थ गैस अवस्था में मुक्त हो जाते हैं, और जो अवशेष पदार्थ बचता है वो पदार्थ कहलाता है जांतव चारकोल। और इस जांतव चारकोल की विशेषता होती है कि ये रंगीन कणों को अपनी सतह पर आसानी से सोख लेता है, अधिशोषित कर लेता है। तो जब भी हम किसी रंजक पदार्थ के विलयन में, रंजक पदार्थ में आप लिटमस भी ले सकते हैं, नीला लिटमस ले लो, लाल लिटमस ले लो, इस लिटमस के विलयन में जांतव चारकोल के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं और उनको हिला दिया जाए, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि लिटमस का जो रंग होगा या रंजक के विलयन का जो रंग होगा या तो हल्का पड़ जाएगा या फिर रंग जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ये घटना क्यों हो रही है? क्योंकि जांतव चारकोल एक अच्छा अधिशोषक होता है, रंग उत्पन्न करने वाले कणों को अपनी सतह पर सोख लेता है, और इसके कारण से क्या होता है, रंग जो है वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार बेटा एक और आता है उदाहरण, जो अपन चीनी का प्रयोग करते हैं। जो चीनी अपन प्रयोग में लाते हैं वो चीनी जो है आपके गन्ने के रस से बनती है। गन्ने का रस जो होता है उसका कलर होता है पीला हरा सा कलर होता है गन्ने के रस का। जबकि चीनी का जब क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो चीनी के एकदम सफेद दाने अपने को मिलते हैं। अब ये चीनी सफेद कैसे हो जाती है? होनी तो चाहिए रंगीन, मिल रही है कैसी? एकदम सफेद। तो सफेद होने का कारण क्या होता है? पहले चीनी का जो गन्ने का रस होता है सांद्रण किया जाता है, और सांद्रित रस को जांतव चारकोल के ऊपर से प्रवाहित कराया जाता है। गन्ने का जो रस है उसे जांतव चारकोल की सतह पर से निकाला जाता है, तो जांतव चारकोल रंग उत्पन्न करने वाले कणों को अधिशोषित कर लेता है, जिससे रंगीन कण सतह समाप्त हो जाते हैं, और रंगीन कणों के समाप्त होने के बाद जो चीनी आपको प्राप्त होगी, रंगीन कणों के समाप्त होने के बाद जो चीनी आपको वहां पर प्राप्त होगी वो एकदम सफेद होगी। कारण जांतव चारकोल द्वारा रंगीन अशुद्धियों का अधिशोषण कर लिया। तो इस प्रकार बेटा हम यहाँ पर आज अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण के अंतर्गत आने वाले पदार्थ और अधिशोषण के धनात्मक और ऋणात्मक प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। आगे का अपन जो है कल के वीडियो में बताएं।